बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 में बात करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस मैं आपको एलेबोरेट करना चाहूँगी। आपने अक्सर अपने सराउंडिंग में कुछ प्लांट्स के ऊपर ग्रीन शेल्टर बना हुआ देखा होगा, ख़ासतौर पे टोमेटो की जब हमने नए नए पौधे लगाए हों या इसी तरह के और फ्लावरिंग प्लांट्स हों, ख़ासतौर पे हम सर्दियों में उनके ऊपर एक ग्रीन शेल्टर देखते हैं जो कि उनको ठंड से बचाती हैं और अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और इस तरह से हमारी जो है वो ग्रोथ पौधों की अच्छी होती है। ये अक्सर आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा। दिस ग्रीन शेल्टर एंड दिस ऑल द सिस्टम इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस, जो कि जिसका मकसद क्या होता है कि पौधों को रात के टाइम ठंड से बचाना और ताकि वो इफेक्टिव ना हो और डैमेज ना हो जाए, क्योंकि कुछ प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और वो ठंड में जो है वो सर्दी में जो है ग्रोथ नहीं करते। इसी तरह से कभी आपने सोचा है कि डे टाइम हमारी ज़मीन पर सूरज की रोशनी से अच्छा खासा टेम्परेचर होता है और सर्दियों में हमें बड़ी अच्छी लगती है धूप, हम लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर ये ही सिस्टम रात टाइम टेम्परेचर मेंटेन ना हो सके, मिसाल के तौर पे देखें, अगर सर्दियां हैं, दिन के टाइम हमारा सूरज की वजह से ज़मीन गर्म रही, लेकिन रात को भी इतनी ठंड नहीं होती कि सब कुछ फ्रीज़ हो जाए, बल्कि रात को भी ज़मीन काफ़ी हद तक वार्म अप रहती है। गर्मियों में तो हम इसको अच्छा खासा नोटिस करते हैं कि दिन को भी गर्मी होती है, लेकिन रात को भी इवन जिस ग्राउंड पे हम खड़े होते हैं आप वहाँ पर भी चेक करें तो वो भी अच्छा खासा गर्म होती है और हम उसको फिर बाद में मुख्तलिफ तरह से कूल डाउन करते हैं। तो ज़मीन का ये वार्म अप रहना, क्योंकि ज़मीन जो है वो गर्म हो रही है सूरज से आने वाली रोशनी की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सनलाइट यूवी विजिबल की फॉर्म में हमारी अर्थ पर आती है। ये शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, इसलिए हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर से गुजरकर ये हमारी अर्थ पर आ रही हैं और इनमें से 50% हमारी अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। डे टाइम की बात कर रही हूँ, जब सूरज की रोशनी मौजूद है। उसके बाद क्या होता है कि रात के टाइम या जब सूरज ना हो तो यही वाली जो इसने यूवी विजिबल एब्जॉर्ब की है लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती हैं, दूसरे इन अदर वर्ड्स हीट वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो फिर हीट जो है वो गिवन आउट होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब अगर ये सिस्टम इसी तरह से चल रहा हो कि यूवी विजिबल आ रही है और वो इसमें अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद अर्थ जो है वो हीट में इसको कन्वर्ट करके दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रही है, तो ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इवन -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट मीन्स देयर इज़ समथिंग, यहाँ पर कुछ है जो इसी तरह से हमारे सराउंडिंग में ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने एक आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस देखा, वो ग्रीन शेल्टर लगा के उसने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन के गिर्द कुछ गैसेस का एक एनवेलप बनाया हुआ है जो कि इसी तरह यूवी विजिबल को तो आने देती हैं ज़मीन तक, लेकिन ज़मीन से निकलने वाली IR यानी हीट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं और इस तरह हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर वो मेंटेन रखती हैं। इन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इफेक्ट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है जी। ज़मीन से इमिट होने वाली हीट को या IR को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती। इन गैसेस में अगर हम देखें तो हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है, देखें हमारी एटमॉस्फेयर में इनकी कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है सबसे ज़्यादा, N2, ठीक है जी, जो कि 78% है, ऑलमोस्ट। ऑक्सीजन है 21%। लेकिन ये दोनों गैसेस हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये IR को एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं
वो है वाटर वेपर्स, ठीक है जी, वाटर वेपर्स है ऑलमोस्ट वो तो 4% तक होते हैं। और उसके अलावा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि 0.03% होती है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन ले लें, नाइट्रस ऑक्साइड ले लें, ओजोन ले लें, ये सारे ऑलमोस्ट मिलकर ना तकरीबन 0.1% हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस का बनाते हैं, यानी कि बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू दीज, ठीक है। अब ग्रीन हाउस हमने भी डिस्कस किया कि वो गैसेस हैं जो कि ज़मीन से इमिट होने वाली हीट वेव्स को, हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। और ये गैसेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं है, और ये सब है, ये सब की सब वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्योंकि ये IR को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। और कम या ज़्यादा इन सब का इफेक्ट भी है। इनमें से वाटर वेपर्स हालांकि सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैस के लिहाज से, लेकिन चूँकि और ये एब्जॉर्ब भी करते हैं, लेकिन वाटर वेपर्स क्योंकि कंसनट्रेटेड होते हैं नियरर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ पर नियरर ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। और इसमें यह है कि पानी या वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन समझ लें कि इसकी विंडोज़ कुछ ओपन है जहाँ से हीट एब्जॉर्ब भी होती है और दूसरी तरफ से निकल भी जाती है, यानी वाटर हीट एब्जॉर्ब भी करता है लेकिन इमिट कर देता है जो, तो इसलिए वो इतना फ़ायदे में नहीं रहता और इतना हमारे लिए इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम उसको इतना स्टडी नहीं करते। सेकंड बात आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। एक तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है ज़मीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो एक रेंज मिल जाती है, ज़्यादा जगह मिल जाती है, और जहाँ तक हीट वेव्स जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड उसको मुमकिन हद तक ट्रैप करेगी और रोक के रखेगी। दूसरा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड ना सिर्फ हीट को एब्जॉर्ब करती है बल्कि रिटेन भी रखती है, अपने अंदर छुपा के रखती है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़मीन को ही वापस करेगी और फिर ज़मीन हमारी गर्म रहेगी, ठीक है जी। इस तरह से ये सारी गैसेस जो कि हीट वेव्स को एब्जॉर्ब करके दोबारा ज़मीन की तरफ जो है वो लुटाती हैं, और इस तरह से ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दिस मेथड, all this phenomena to maintain the temperature of the earth is called green house effect, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बाकी तो फिर भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वो 0.03 से ऑलमोस्ट समहाउ 0.04% तक भी है, और ये ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। और इस तरह से रात के टाइम भी ज़मीन जो है वो फ्रीज़ नहीं होती अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, या कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार नॉर्मल जो है वो है हमारे पास, ये नहीं होती तो हमारी जो ज़मीन है वो फ्रोज़न हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी हैबिटेबल नहीं होना था, इसलिए कोई यहाँ पर लिविंग थिंग्स नहीं होनी थी, ठीक। अब इसी तरह से यही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे जैसे बढ़ती जाती है डिफरेंट फिनोमेना से, डिफरेंट हमारे प्रोसेस से, तो इसी तरह से जो ज़मीन की जो टेम्परेचर है ज़मीन का एवरेज वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड के इस अमाउंट को दो प्रोसेस ने बैलेंस किया हुआ है। वन इज़ बाय द प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, ठीक है जी, आपने 20 दफ़ा पढ़ा हुआ है इसको, फोटोसिंथेसिस करते हैं और यूज़ करते हैं इसको, और फोटोसिंथेसिस से वो क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में यूज़ हो रही है। इसी तरह से एट द सेम टाइम यही ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बाय द एनिमल्स। रेस्पिरेशन प्रोसेस एनिमल में भी हो सकता है, प्लांट्स में भी होता है, तो इससे यही ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होती है, दोबारा से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह से हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बैलेंस्ड रहती है। सो दीज टू प्रोसेसेस आर बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और इसको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जिसने हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन किया है, ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारी इस कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है।